Good morning, students. Myself Manotpal Kumar. Today I will teach you immunology. First, definition of immunology. तो what is the definition of immunology? तो आइए यहाँ देखते हैं बोर्ड की ओर. The branch deals with the study of immune system is called immunology. मीन्स एक ऐसा ब्रांच जो डील करता हो, कौन क्या डील करता हो? इम्यून सिस्टम के बारे में डील करता हो. वह ब्रांच क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी. अब आइए कि इम्यूनोलॉजी में क्या होता है. व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? द ह्यूमन बॉडी रेसिस्ट द इन्वेजन. इन्वेजन मीन्स अटैक ऑफ पैथोजन and their toxic products, and this resistance forms the basis of the subject known as immunology. तो पहले हमने देखा कि एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसके तहत हम लोग स्टडी करते हैं. किसका? तो इम्यून सिस्टम का स्टडी करते हैं, जो कहलाता है इम्यूनोलॉजी. अब इम्यूनोलॉजी के तहत क्या होता है? इम्यूनोलॉजी है द ह्यूमन बॉडी रेसिस्ट होता है. इसके रेसिस्ट होता है द इन्वेजन, किसी भी अटैक के लिए, और पैथोजन. हमारे शरीर, हमारा जो शरीर है, अगर किसी प्रकार का हमारे शरीर में अटैक हुआ, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी, हमारे शरीर के अंदर ये कैपेसिटी रहता है कि वह उस इन्वेजन्स को, उस अटैक को वह ठीक कर सकता है, अपने आप वो उसे कंट्रोल कर सकता है. वही है द ह्यूमन बॉडी रेसिस्ट द इन्वेजन मींस अटैक ऑफ द पैथोजन. देयर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स मींस कोई भी पैथोजन होता है वो किसी भी शरीर पर अटैक करने के बाद टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को उस पर देता है, छोड़ देता है, रिलीज करता है. एंड दिस रेसिस्टेंस फॉर्म, और जो हमारा बॉडी जो रेसिस्ट पावर अपना दिखाता है वो क्या कहलाता है? फॉर्म द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट नोन एज इम्यूनोलॉजी. अब आइए कि इम्यूनोलॉजी के बारे में कैसे जानकारी मिली. In ancient times, the terms immunity was used only to mean exemption from the military services. ये जो इम्यूनिटी टर्म जो था यह केवल यूज होता था किसके लिए? मिलिट्री सर्विसेज में ये यूज होता था. किसके लिए? तो एग्जाम्पशन के लिए. एग्जाम्पशन के लिए ये टर्म को यूज किया जाता था, एग्जाम्पशन. मगर बाद में इन लैटिन इम्यूनिटीज मीन्स फ्रीडम. बाद में क्या देखा गया? इम्यूनिटीज मीन्स क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम. एंड लेटर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू मेडिसिन. बाद में इस टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया. कहां पर? मेडिसिन के क्षेत्र में. क्या था? इन लैटिन इम्यूनिटीज मीन्स फ्रीडम फ्रॉम. आफ्टर दैट एंड लेटर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू मेडिसिन. मेडिसिन के क्षेत्र में ये इम्यूनोलॉजी टर्म को रख दिया गया. अभी इसका हिस्टोरिकल इवेंट्स देखेंगे, कैसे ये इम्यूनोलॉजी जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है ये कैसे धीरे धीरे ये आगे बढ़ा. इसका हिस्टोरिकल इवेंट्स है. द इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द इम्यूनोलॉजी आर. क्या है? इसके बारे में एक साइंटिस्ट साहब है, थुसाइड्स इन एथेंस pointed out that the people who were once attacked by the plague would sick without the fear of the second attack of the disease. This understanding laid the foundation for the phenomenon of immunity. थुसाइड्स साहब ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति एक बार प्लेग से अटैक होता है, तो अगर प्लेग उसको अगर अटैक करता है तो वह दूसरी बार उस बीमारी से वह अटैक नहीं हो सकता, उस बीमारी से वह बीमार नहीं पड़ सकता. क्यों? उसका बॉडी जो है उसके लिए रेसिस्ट
हो जाता है, वो उसको उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है और क्या करता है, अटैक बाय द डिजीज, और उसे दोबारा ले नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया कि इम्यूनिटी पावर शरीर का बढ़ जाने से किसी भी डिजीज को दोबारा उस अपने शरीर में होने नहीं देता, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। फिर से हम लोग देखेंगे थुसाइड्स या थुसाइडिड्स इन एथेंस। एथेंस में कहा पॉइंटेड आउट ने कहा दैट द पीपुल लोग हु वर वंस अटैक, अगर कोई भी आदमी एक बार अटैक होता है, उसको एक बार किसी भी कारणवश कोई पैथोजन अटैक करता है, अटैक ऑफ द डिजीज, किस डिजीज से, प्लेग डिजीज से, पुट सिक विदाउट द फियर ऑफ द सेकेंड, दूसरी बार वो बिना डर, किसी भी डर के कारण वो सर्वाइव कर सकता है, तो दूसरी बार उसे वो डिजीज अटैक नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या एक टर्म आया, इम्यूनिटी, मींस उसका इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ गया उस डिजीज के कारण, उस डिजीज अब उसे नहीं हो सकता। अब आइए कि इन डेवलपमेंट इन 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में डेवलपमेंट हुआ, किसका डेवलपमेंट हुआ, वैल्यूलेशन का डेवलपमेंट हुआ। 15वीं शताब्दी में वैल्यूलेशन आया। तो वैल्यूलेशन क्या है, द क्रूड प्रोसेस ऑफ inoculation, the crude process of inoculation is called variolation, is called variolation. In this method, यह variolation में क्या होता है, इस मेथड में the smallpox lesions were scabs from the person suffer from the disease and the material was got introduced into an individual with the help of needles. This method was, however, risky as it caused smallpox itself in some individuals, resulting in death. इसका मतलब क्या हुआ, 15वीं शताब्दी में वैल्यूलेशन आया। एक यह टर्म हमारे लिए आया, क्या टर्म आया कि अगर द क्रूड प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस था इनोकुलेशन का, इंजेक्शन का, इंजेक्ट करने का एक ऐसा प्रोसेस था जो कि वैल्यूलेशन कहलाया। इस प्रोसेस में क्या था कि जो स्मॉल पॉक्स के जो लेजन्स थे वो क्या क्या गया, उसको निकाल लिया गया, उसको खरोच करके निकाला गया फ्रॉम द पर्सन, किस लोगों जो स्मॉल पॉक्स से सफर कर रहे थे, उसके घाव से, वहां से उसके लेजन्स घाव, उसके घाव से खरोच करके स्क्रैप वहां से निकाला गया और उसे क्या कहते, सफर फ्रॉम द डिजीज, जो व्यक्ति उस डिजीज से सफर कर रहे थे, एंड द मटेरियल वाज गॉट इंट्रोड्यूस इनटू एन इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ नीडल्स, और उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया इसके लिए किसी व्यक्ति में, इसके कारण विद द हेल्प ऑफ नीडल से, इसे क्या कर दिया, नीडल से उसे पुश कर दिया गया। दिस मेथड हाउएवर रिस्की, यह जो मेथड था बहुत ही रिस्की था, क्योंकि इस मेथड के कारण जो व्यक्ति यह काम कर रहा, जो व्यक्ति ये काम करता था इंजेक्ट करने का, उसे भी हो सकता है कि वो डिजीज पकड़ ले, जिसके कारण उसकी मृत्यु तक हो जाती थी या हो सकती थी। तो अब आइए हम लोग देखेंगे क्या इस इम्यूनोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है। तो एक एक करके हम सभी साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे, कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या योगदान दिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है, जैसा आपको मैंने कहा। तो पहले उस साइंटिस्ट, कौन कौन साइंटिस्ट का एक जनरल आइडिया हम लोग देखेंगे, कौन कौन साइंटिस्ट का योगदान है। मैं केवल मेन साइंटिस्ट का नाम लिया हूं, इसके बारे में देख लेते हैं। एडवर्ड जेनर सबसे पहला इनका योगदान है इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में। लुइस पास्चर, इली मैकिनकॉफ, जॉर्ज नटेल, फिफर, एमिल वॉन बेहरिंग, आर्मरॉथ रेथ, एमिल रॉक्स, चार्ल्स रिचेट, बार्डेट, पॉल इर्लिच, रॉबर्ट कोच, विडाल फर्नांडो, मैट फार्लेन,
कार्ल लैंडस्टेनर, विनर, रॉडने पॉर्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आइजैक लेंडमान। ये सब साइंटिस्ट जो है इन्होंने इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में अपना अपना योगदान दिया। तो हम लोग फिर से एक बार देखें कौन साइंटिस्ट में इसमें क्षेत्र में आते हैं। एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, एलिबर्टिनकॉफ, जॉर्ज नटेल, फेफर, एमिल वॉन बेहरिंग, आल्मरॉथ रेथ, एमिल रॉक्स, चार्ल्स रिचर्ड, बाउडेट, पॉल एरलिच, रॉबर्ट कोच, विडाल फर्नांडो, मैकफार्लेन, कार्ल लैंडस्टेनर, वेनर, रॉडनी पॉर्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आइजैक लैंडमान। अगर ये आप नाम केवल सबसे पहले याद कर लेते हैं तो आपका आसान रहेगा इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ने में। ये नाम अगर याद नहीं रहेगा तो इम्यूनोलॉजी पढ़ने में आपको मन नहीं लगेगा, क्योंकि इनका जो योगदान है पूरे इम्यूनोलॉजी इन्हीं पर डिपेंड है। क्योंकि इन्हें याद रखना, इनके कार्य को याद रखना इम्यूनोलॉजी को याद रखने के बराबर है। इसलिए इसे आप एक एक करके याद रखिएगा। अब मैं एक एक करके आपको इसके बारे में बताऊंगा, इनका क्या योगदान है इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में। चलिए एडवर्ड जेनर की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एडवर्ड जेनर के बारे में। एडवर्ड जेनर ये इंग्लिश फिजिशियन थे who had suffered from the pain of variolation at his younger age। जब ये यंगर एज के थे तो वो वेरियोलेशन पेन से सफर कर रहे थे। He developed a safer method to smallpox immunization। His work is based on his observation on milkmaids। They were remarkably resistant to smallpox viruses। Those who often contracted smallpox। Jenner developed the first vaccine from cowpox। In 1786, Jenner inoculated a boy, James Phipps। The boy gradually recovered from smallpox disease। Later, the process of vaccination introduced by Edward Jenner। The process of vaccination introduced by Edward Jenner। Edward Jenner eradicated the smallpox disease totally from the human population। Hence, Edward Jenner considered as फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो क्या काम किया एडवर्ड जेनर साहब ने? Who had suffered from the pain of variolation at his younger age। जब एडवर्ड जेनर यंगर एज के थे वो खुद जो थे वेरियोलेशन पेन से सफर कर रहे थे और उन्होंने सेफर मेथड को डेवलप किया, SAFER सेफर मेथड। तो स्मॉल पॉक्स इम्यूनाइजेशन, स्मॉल पॉक्स के लिए, और उन्होंने ही वर्क इज बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। उन्होंने उनके ऑब्जर्वेशन के लिए किस पर ऑब्जर्वेशन किए? ऑन मिल्क मेड्स, मींस जो दूध देने वाली जानवर थी, गाय। दे वर रिमार्केबली रेसिस्टेंट। जो मिल्क मेड्स जो था वो था रेसिस्टेंट था इसके लिए, तो स्मॉल पॉक्स वायरसेस के लिए, तो स्मॉल पॉक्स वायरसेस के लिए वो रेसिस्टेंट था। तो वो क्या किए? दोज हु ऑफन प्रायः कॉन्ट्रैक्टेड काउपॉक्स। तो जेनर साहब ने क्या किए? इन्होंने फिर डेवलप किए द फर्स्ट वैक्सीन फ्रॉम द काउपॉक्स। काउपॉक्स से ही इन्होंने सबसे पहली बार वैक्सीन को डेवलप किया फॉर द, इसके लिए स्मॉल पॉक्स या काउपॉक्स जो हम लोग कहते हैं। फर्स्ट वैक्सीन फ्रॉम द काउपॉक्स। इन 1786 जेनर इनोकुलेटेड ए बॉय। और जो उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया तो उसका रिसर्च भी जरूरी है। तो 1786 में इन्होंने जेनर इनोकुलेटेड, जेनर साहब ने इनोकुलेट किया एक लड़के को जिसका नाम था जेम्स फिप्स। 18 इयर्स ओल्ड एक बॉय था। द बॉय ग्रेजुअली रिकवर्ड। जब उन्होंने इनोकुलेटेड किया उस वैक्सीन को उस बच्चे में, तो वो स्मॉल पॉक्स डिजीज से रिकवर
हो गया। इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने काउ पॉक्स से जो उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन तैयार किया वो सक्सेस हो गया। तो क्यों सक्सेस हुआ? क्योंकि वो उस बच्चे जो थे उस बच्चे को उन्होंने वो जो वैक्सीन बनाया उसे वो इनोकुलेट करके देख चुके थे। इंट्रोड्यूस्ड बाय द एडवर्ड जेनर, सो एडवर्ड जेनर इरेडिकेटेड द स्मॉल पॉक्स डिजीज टोटली फ्रॉम द ह्यूमन पॉपुलेशन। जो मनुष्य के बीच, जो ह्यूमन के बीच जो स्मॉल पॉक्स डिजीज पूरी तरह से फैल चुका था, एडवर्ड जेनर के वैक्सीन से, जो इन्होंने डेवलप किया वैक्सीन, तो ह्यूमन के पॉपुलेशन से स्मॉल पॉक्स डिजीज को इन्होंने समाप्त कर दिया और फिर दोबारा वो रूप से नहीं फिर से पनपने दिया। जिस कारण बस एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारा लुईस पास्चर। तो मुझे लगता है कि आप लोग एडवर्ड जेनर के बारे में अच्छी तरह से जान रहे होंगे और इनका जो योगदान रहा इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में, यह भी बहुत बड़ा योगदान है। और यहीं से इम्यूनोलॉजी और इम्यूनिटी का जो डेवलपमेंट हुआ, इम्यूनिटी का बारे में जानकारी स्टार्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ। कैसे इम्यून सिस्टम काम करता है किसी भी डिजीज के लिए, उसके असिस्टेंट के लिए। चलिए हम लोग लुईस पास्चर की ओर चलते हैं।